सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो थर्ड मॉड्यूल हमने शुरू किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। इक्विपमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट वाला मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का थर्ड मॉड्यूल। तो इक्विपमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट में नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे शॉप फ्लोर पे हमारे पास कितनी मशीन्स, कितने इक्विपमेंट्स या कितनी फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल हैं। हमें उन सबको आइडेंटिफाई करना है सो दैट हमारी एक इन्वेंट्री क्रिएट हो सके। हम उन सबको लिस्ट अप करेंगे। ठीक, ये जो है हमारे कामों को आइडेंटिफाई करने, प्रायोरिटाइज करने और उनके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए काम आएगी हमारे जो ये लिस्ट अप करेंगे। तो इसे हम वन बाय वन एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। ठीक, इससे आप एक मशीनरी को लिस्ट अप करोगे, उसको एक यूनिक नंबर असाइन करोगे। ठीक, उसका रिलेटेड उसमें डाटा डालोगे, कौन सी कंपनी की बनी हुई है मशीन। अगर इन हाउस बनाई हुई है तो उसको उसमें जस्ट लिख दोगे कि फैब्रिकेटेड है, फैब्रिकेटेड इन हाउस। ठीक, तो सीरियल नंबर लिखोगे, मॉडल लिखोगे, मेक लिखोगे, इससे आपको मशीनरी की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक, और इसके साथ साथ आप उसकी लोकेशन भी नोट करोगे कि कौन सी मशीनरी या कौन सा इक्विपमेंट कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल है। ठीक, इसके साथ आप उसकी फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस जो है वो भी दोगे कि इस मशीनरी से हम ये वाले जो टास्क हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसको आप कैटेगराइज करोगे उसके हिसाब से। जैसे प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन फ्लोर की मशीनरी का एग्जांपल ले लें। उसमें हमने कुछ तो होगी जो डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रही है मशीनरी। ठीक, उस तरह का इक्विपमेंट होगा। कुछ होगा जो उसके साथ जुड़ा हुआ एसेंशियल इक्विपमेंट है, जैसे मशीन्स के बीच में कन्वेयर्स होती हैं। ठीक, वो सपोर्टिंग इक्विपमेंट हो गया प्रोडक्शन के लिए। ठीक, और उसके साथ जैसे और कोई मोटर्स लगी हुई हैं, पंप्स लगे हुए हैं। सो इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हो। ये आपको इजीली इक्विपमेंट्स को अपने को ट्रैक करने का जो है ट्रैक करने में हेल्प करेगा। आगे है आप अपने एसेट्स को फर्दर कैसे कैटेगराइज कर सकते हो। तीन तरह के मेन एसेट होते हैं आपके पास। एक है फिक्स्ड एसेट्स, हमने आइकन यूज़ करने की कोशिश की है, जो हाउस की तरह दिख रहा है आपको। ये फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके, आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग है। ठीक, जो फाउंडेशंस पे लगी हुई मशीनरी है वो है। इस तरह के जो है आपके एसेट्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स हैं। दूसरी तरह के होते हैं आपके मूवेबल, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी आ गई। मेन एग्जांपल आप यही ले सकते हो कि मूवेबल एसेट्स में आपकी ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी आ गई। तीसरे आपके पास होते हैं लिक्विड एसेट्स, कैश इन हैंड है जो आपके पास जो पैसा है लिक्विड। ठीक, रेडी टू यूज़, जिसको आप किसी वक्त पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो लिक्विड एसेट्स हैं। लिक्विड से लिक्विड बोलते हैं। लिक्विडिटी मतलब आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी, हाँ, कितनी जल्दी उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे
मान लीजिए फिक्स्ड एसेट क्यों यूज किया, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक, वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, आप उनसे एकदम से पैसा लेना चाहो तो ऐसे नहीं होगा, ठीक। मूवेबल में, मूवेबल की लिक्विडिटी और ज़्यादा होती है, व्हीकल है जब मर्जी बेच दो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ टाइम तो लगेगा। कैश इन हैंड सबसे ज़्यादा लिक्विड है, उसको जिस मर्जी को दे दो, जहाँ कहीं भी यूज़ कर लो। हाँ, अगर अकाउंट में पैसा पड़ा है तो चेक भी लिक्विड है। चेक भी लिक्विड है, अगर अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो पैसे के बराबर ही है। नहीं, हाँ, नहीं तो फिर क्राइम में आएगा, वो भी बहुत ज़्यादा लिक्विड है। उसकी भी इमीडिएट सजा मिलती है, फिर अरेस्ट ऑर्डर निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम जो है अपने एसेट्स को कैटेगराइज करते हैं उनकी फंक्शन के बेस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हम अपनी मशीन्स को, हमें करना है कि हमारे पास ये मशीन्स हैं जो है, मान लीजिए पहली 4 लेथ मशीन्स में हैं, अगली 4 बोरिंग मशीन में हैं, ड्रिलिंग मशीन में हैं, ऐसे उस हिसाब से भी आप फंक्शनल बेस पे भी कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे मेंटेनेंस वाले हैं, वो रिलायबिलिटी के हिसाब से भी किसी चीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। जो हाईली क्रिटिकल हैं, मान लीजिए आपने उन पर रेड टैग्स लगा दी, मीडियम वाली हैं उन पे आपने येलो टैग्स लगा दी, ठीक, या फिर जो लो क्रिटिकलिटी वाली हैं उनके ऊपर आपने ग्रीन वाले वो लगा दिए। तो आप जैसे ही इंस्पेक्शन के लिए राउंड लगाओगे तो आप सबसे पहले आपकी सबसे ज़्यादा जो ध्यान होगा या सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो क्रिटिकलिटी के हिसाब से बन जाएगा कि जो इन पे रेड टैग्स लगे हुए हैं, मुझे इन पे ज़्यादा सही तरीके से मेंटेनेंस का जो है वर्कआउट करने की ज़रूरत है। सो जो ये कैटेगराइजेशन है, आपको मेंटेनेंस कैटेगरी, मेंटेनेंस जो प्रैक्टिसेस हैं आपकी, जो आपके मेंटेनेंस वर्क्स हैं, उनको प्रायोरिटाइज करने में आपकी हेल्प करेगी। जो ये कैटेगराइजेशन है ये रिलायबिलिटी बेस्ड भी हो सकती है। तो हमने इसे ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्रिटिकलिटी के हिसाब से हम देखें तो इसको 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल, पहली जो टाइप है ग्रेड ए, जो या कैटेगरी ए या क्लास ए, जो हम जिस इक्विपमेंट को रखेंगे, वो उस तरह का इक्विपमेंट है जिससे आपकी प्रोडक्शन लाइन डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल के लिए लिया है सीएनसी मशीन को, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को जो है ऑपरेशन करके डायरेक्टली फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रही है। तो अगर मशीन बंद पड़ गई तो आपकी प्रोडक्शन डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है, बंद हो जाएगी प्रोडक्शन बंद आपकी। सेकंड टाइप, जो सेकंड कैटेगरी में हमने जिन इक्विपमेंट को रखा है वो है प्रोडक्शन का सपोर्टिंग इक्विपमेंट, जैसे कन्वेयर्स हैं। अब कन्वेयर बंद पड़ जाएगी तो किसी टाइम तक तो मशीन आपकी चलेगी, जब तक वो कन्वेयर की कैपेसिटी है कि इतना मटेरियल उस पर स्टोर हो सकता है। लेकिन अगर उस टाइम में भी वो कन्वेयर आपने वर्किंग कंडीशन में उसको नहीं लेकर आए तो आपकी प्रोडक्शन फिर इम्पैक्ट होगी, ठीक। तो ये, लेकिन ये सेकंड कैटेगरी में आ गई, क्योंकि कन्वेयर कभी भी ऐसे एकदम से भरी नहीं होती। तो मशीन को टाइम मिल रहा है कि वो प्रोड्यूस करती रहे, इतने में हो सकता है उसकी मेंटेनेंस का काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये सपोर्टिंग कैटेगरी है और ये सेकंड कैटेगरी में आता है, कैटेगरी बी। तीसरी तरह का जो है इक्विपमेंट, वो उसका असर होता है लेकिन उसका असर कम है।
तीसरे ग्रेड में चला गया ये। जैसे मान लीजिए वहाँ शॉप फ्लोर पे लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, आपका मान लीजिए कि पूरा लाइन जो है ऑटोमेटिक है, कन्वेयर भी चल रही हैं, मशीन्स भी चल रही हैं, लेकिन अगर लाइटिंग सिस्टम डाउन हो गया तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। आप कि प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं आना शुरू हो गया, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। ठीक, तो ये जो है क्लास 3 है, ये सपोर्टिंग सिस्टम है उसके लिए, मतलब आपके प्रोडक्शन सिस्टम के में आपको ऑब्जर्वेशन में, मॉनिटरिंग में हेल्प कर रहा है। फोर्थ टाइप का इक्विपमेंट है जिसका डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके प्रोडक्शन लाइन में, लेकिन वो फिर भी आपके प्रोडक्शन सिस्टम को हेल्प तो कर रहा है। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा लेकिन इनडायरेक्टली। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने ऑफिस का इक्विपमेंट लिया है, क्योंकि वर्क ऑर्डर्स आएंगे, प्रोसेस होंगे, तभी प्रोडक्शन लाइन चलेगी ना, या फिर बना हुआ माल है जो है वो सेल होगा, पेमेंट्स आएंगी, प्रोसेस हो रही हैं, तो देख रेख के लिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की देख रेख के लिए ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, लेकिन यह कि प्रोडक्शन फ्लोर पे उसका डायरेक्ट कोई वो नहीं है, इनडायरेक्टली वो इम्पेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज कि किसी चीज़ की क्रिटिकलिटी देखनी कैसे है। इसमें हम पहले तो फेलियर्स की फ्रीक्वेंसी को देखेंगे और दूसरे उससे होने वाले नुकसान को देखेंगे। इसे हम एक टेबल के रूप में हमने डेवलप किया है। ठीक, तो जो सबसे पहली कैटेगरी है, फर्स्ट ब्लॉक है सबसे नीचे ग्रीन वाला, वो क्या है, अनलाइकली है एक तो, और दूसरा उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो नेग्लिजिबल है। एक तो उसके होने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक, और दूसरा उसका इम्पैक्ट भी निग्लिजिबल है, तो हमने उसको क्या ग्रीन कैटेगरी में रख लिया कि ये नॉन क्रिटिकल टाइप है। ठीक, अब एक एग्जांपल लीजिए फोर्थ ब्लॉक की, ये आ गया येलो में। ठीक, ये रेयरली होता है लेकिन मार्जिनल इफेक्ट डालता है। ठीक, मतलब इसका असर देखने में हाँ नोटिस होता है भी हाँ इसकी वजह से इतना लॉस हो गया। ठीक, तो ये हमने कैटेगरी बी में रख लिया, येलो टैग दे दिया इसको। ठीक, उससे बाद मान लीजिए जो 9th ब्लॉक को ले लीजिए। ठीक, ये ओकेजनली हैपन होता है लेकिन सीरियसली डैमेज करता है, क्योंकि ओकेजनल है लेकिन सीरियस डैमेज करता है, इसको ऑरेंज टैग दे दिया। और उसके उसके ऊपर वाली जो कैटेगरीज हैं वो फ्रीक्वेंट होने वाले और वेरी फ्रीक्वेंट होने वाले फेलियर्स हैं, जिनका क्रिटिकल असर पड़ रहा है, या फिर कैटास्फोरिक मतलब किसी चीज का जैसे धमाके की तरह असर होना। जैसे बीमारियों में जैसे कहते हैं ना महामारी फैल गई, उस तरीके से, मतलब कि अगर ये मान लो किसी फैक्ट्री में अगर कोई बॉयलर फटा, तो समझ लो कि आसपास के इक्विपमेंट और जो मैन पावर है सबको डैमेज कर जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है क्रिटिकलिटी देते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में अब हमने एक केमिकल प्लांट का एग्जांपल लिया है, तो इसमें जो रिएक्टर्स और जो बॉयलर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो सबकी जान पे आफत आ जाए। दूसरे नंबर पे हमने मान लीजिए सेमी क्रिटिकल में देखिए, उसमें उससे जुड़ी हुई पाइपलाइन है या वॉल्व्स हैं, या उनको वॉल्व्स को ओपन क्लोज करने वाले जो एक्चुएटर जो इंस्ट्रूमेंटेशन के इक्विपमेंट हैं वो सेमी क्रिटिकल में आ गए। ठीक, क्योंकि अगर वो समय से क्लोज नहीं होंगे या ओपन नहीं होंगे तो फिर हमारे जो
बनने वाला प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा, वो उस तरह से लॉस करेगा। ठीक, इस ऐसे आगे आगे जो है, अब मान लीजिए थर्ड में ले लीजिए कि पैकिंग वाली मशीन खराब हो गई, तो प्रोडक्ट बन भी सही रहा है, पीछे से भी कोई क्रिटिकल वाला भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पैक नहीं हो पा रहा, वो शॉप फ्लोर पे उसका वो पाइल अप हो रहा है। ठीक है, वो थर्ड कैटेगरी में चलेगी। वैसे जो है क्रिटिकलिटी ऑफ। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट में जो है वो प्लानिंग, शेड्यूलिंग, वर्क ऑर्डर मैनेजमेंट जो है वो आएगी आपकी। और ये हर तरह के फील्ड पे अप्लाई हो रही है। ये सिविल वालों के, मतलब चाहे सिविल का काम हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, तो जो मेंटेनेंस प्लानिंग है, स्केड्यूलिंग है और जो वर्क ऑर्डर मैनेजमेंट है, ये सारे फील्ड पे अप्लाई होगी। ये इस बात को इंश्योर करने के लिए होती है कि सही टाइम पे काम हो रहा है, सही रिसोर्सेज सही टाइम पे मिल रहे हैं, और जो काम किया है वो प्रॉपर हुआ है। ठीक, प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी जो है इन्वॉल्व है। प्लानिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है भाई? सबसे पहले हम कामों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी प्रायोरिटी सेट करते हैं। ऑन पेपर पहले काम आइडेंटिफाई हुआ, फिर उनकी प्रायोरिटी सेट हुई, फिर उस काम को करना कैसे है उसकी प्लानिंग। सेकंड स्टेप पे उसकी प्लानिंग है। ठीक, थर्ड स्टेप पे वो काम शुरू हो गया, उसको टाइम एज पर कैलेंडर हमने डेट्स असाइन कर दी। अगर कुछ आवर्स का काम है तो वो मान लीजिए हमने अपनी एक शिफ्ट का वो बनाया कि हाँ 12 घंटे के हमने टाइम टेबल बना लिया कि ये 2 घंटे पहला काम चलेगा, 4 घंटे दूसरा काम चलेगा। इससे ऐसे हम उसको जो है ऑन पेपर उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक, शेड्यूल, हमने शेड्यूल में हमने उसको टाइम जो है असाइन किया कि ये काम प्रॉपर इतने इतने टाइम का है। उसके बाद हम एज पर स्केड्यूल उसको एग्जीक्यूट करेंगे। स्केड्यूलिंग हमारे मॉनिटरिंग के भी काम आएगी कि हमारा जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस चल रहा है वो एज पर प्लानिंग हम उसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। और नेक्स्ट इज कि जब वो काम पूरा हो गया तो हमने उसको क्लोज आउट डिक्लेयर करना है इंस्पेक्शन के साथ। और उसके बाद रिव्यू जो है शुरू हो जाएगा कि एज इस स्केड्यूल के मुताबिक जो काम किया गया है वो हुआ है कि नहीं हुआ। मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी काम का, तो रिव्यू एंड इम्प्रूव में क्या होगा, उसके किए गए काम को असेस करेंगे कि हाँ हमारा हमने जो जो काम किया था वो सारा काम कंप्लीट हो चुका है और उसमें जो है उसकी पेमेंट वगैरह का है जो अप्रूव हो गया। सो प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग जो है वो बहुत सारे स्टेप से होकर निकलती है। अगर मैकेनिकल की बात की जाए तो इसमें क्या रहेगा भाई, प्लानिंग में क्या रहेगा,
प्लानिंग में हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ लुब्रिकेशन होनी है, ठीक। इस तरह के जो स्टेप्स हैं हमारे। चलो सबसे पहले हम सिविल का एग्जांपल लेते हैं। सिविल में ये जो सिविल के काम का हमने एक कंस्ट्रक्शन जो है शेड्यूल शेयर किया है। ये एक्चुअली वो डेट्स डाली हुई हैं और नीचे कामों के नाम डाले हुए हैं साइड में। वर्टिकल जो हैं कामों के नाम हैं, हॉरिजॉन्टल जो हैं वो डेज हैं या मंथ्स के नाम लिखे हुए हैं। तो उसमें कौन सा काम कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, वो सारा उसमें एक चार्ट पे ऐसे हम डिनोट करते हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर जॉब प्लान चाहिए, ठीक। और प्रायोरिटी बेस पे हम जॉब को जो है वो शुरू करेंगे, इसमें इम्पोर्टेंस उस हिसाब से देंगे। तो इसमें कौन से लेवल की स्किल्स चाहिए वो स्पेसिफाई करेंगे। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि कितने अगर आवर्स के हिसाब से दिया हुआ है तो आवर्स के हिसाब से कितने वर्क आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक। और कितना किस सेक्शन में किस टीम लीडर को कितना काम दिया गया है। और इससे जो ये स्केड्यूल है आपको इन द डे एंड जो है वो परफॉर्मेंस मेजर करने के काम आएगा आपकी। आप इससे कंपेयर करके देख सकते हो कि इस टाइप के काम के लिए इतना टाइम अलॉट किया गया था, तो ये इतने टाइम में कंप्लीट हो पाया कि नहीं हुआ। ओवरलैप है तो इसका मतलब ये कि उस डेट में वो दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं। करने वाला एक ही बंदा नहीं है, काम स्केड्यूल किए गए हैं। मैन पावर को तो अलग अलग स्टेशन पे किया गया है ना अलॉट। तो ये आपको इस बात को मॉनिटर करने का भी मौका देगा, मतलब आपको इससे इस चीज़ को भी मॉनिटर कर सकते हो कि किस स्टेशन पे काम किस डेट में चल रहा है, क्योंकि सीक्वेंस आपने पहले बना रखा है ना पहले से। तो कौन कौन से स्टेशन पे काम किस डेट को चल रहा है वो इजीली आइडेंटिफाई। बिल्कुल, क्योंकि अब मान लीजिए सिविल की एग्जांपल ले लीजिए कि एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद अगर दूसरा स्टेप शुरू होना है तो फिर वो ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन अगर एक के पैरेलल में दूसरा काम चल रहा है तो वो आप नए कॉलम में उसी डेट में नीचे वाले उसमें शो कर सकते हो कि ये काम भी चल रहा है और दूसरे नंबर वाला काम भी ये उस डेट को चल रहा है। ये हमने मैकेनिकल की एग्जांपल ली है। अब मान लीजिए पहला वीक आपने प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए लगाया, ठीक। उसी वीक में आपने अपने मशीनरी की कैपेसिटी और आउटपुट को एवेलुएट करने में भी यूज़ किया। तो दो डिपार्टमेंट आपके हो गए, इसमें इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद आपने उसी दौरान जो है पैसे का इंतज़ाम भी आप कर रहे थे, क्योंकि आपने प्रोडक्शन शुरू करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है। तो इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल वाला पोर्शन भी इसमें उसी वीक में दिखाया गया है। और जैसे ही आपने प्रोडक्शन प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो गई, अब फर्स्ट वीक का कॉलम डाउन उसमें वर्टिकल में देखिए,
आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग कंप्लीट होगी, वैल्यूएटिंग कैपेसिटी आप आउटपुट का वो आपका कंप्लीट हो गया, आपके पास पैसे का भी इंतजाम हो गया। ठीक, तो रॉ मटेरियल खरीदना आपने शुरू कर दिया। ठीक, वैसे ही जैसे ही रॉ मटेरियल आना शुरू हुआ, उससे नेक्स्ट वीक में आपने जॉब प्रोसेसिंग शुरू कर दी। अब मान लीजिए एक जॉब पे एक हफ्ते का टाइम लग रहा है, तो जैसे ही पहली जॉब पे वो एक पहले हफ्ते में पहला ऑपरेशन मान लीजिए खत्म हुआ है उस पर, ठीक, तो नेक्स्ट वीक में उस पर सेकंड जॉब प्रोसेस का काम शुरू हो गया। इस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज ऑन चार्ट आपके पास दिखेंगी। नेक्स्ट इज फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इसमें भी जो शेड्यूलिंग की गई है कि जब मान लो सीजन के हिसाब से उन्होंने देखा है कि एक पे एनर्जी प्लान दिख रहा है कि कब कब पावर की ज़रूरत रहेगी, ठीक, कब ज़्यादा पावर चाहिए, कब कम पावर चाहिए। उस हिसाब से फिर जो है उसने एनर्जी के टैरिफ वगैरह भी, मान लीजिए जब ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की अवेलेबिलिटी थोड़ी कंट्रोल करने के लिए उसने एनर्जी टैरिफ्स भी जो हैं बढ़ा रखे हैं उस हिसाब से। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अपनी एक्टिविटीज़ शेड्यूल कर सकता है। इसके अलावा जो सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोई पावर इंटरप्शंस हैं या फिर लाइंस को मेंटेन करने का काम है, जॉइंट्स वगैरह चेक करने हैं, कॉन्टैक्ट्स जहाँ पे भी जो स्विच ऑन ऑफ वगैरह होते हैं वो सारे इस प्लान में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज वर्क ऑर्डर मैनेजमेंट। वर्क ऑर्डर जब आपका प्लान हो गया, आपका प्लान रेडी हो गया, शेड्यूल रेडी हो गया, तब किसी काम को कराने के लिए रिटन वर्क ऑर्डर जो है वो इशू किया जाता है। सबसे पहले जो है टास्क आइडेंटिफिकेशन के साथ ही ये शुरू होता है। इस पर सबसे पहले टास्क का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद वर्क ऑर्डर में उसमें क्या क्या उसकी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, ठीक, वो डिस्क्राइब की जाती हैं। उसके बाद वर्क ऑर्डर फाइनली अप्रूव किया जाता है कि हाँ ये काम जो है इस टाइम के लिए जो है वो अप्रूव किया जाता है, इसको कंप्लीट करना ही करना है इसमें। उसके बाद फिर ये कौन करेगा, उस मान लीजिए कोई जैसे वर्क ऑर्डर जो है वो किस टीम को असाइन करना है, तो ये मतलब अपने मेंटेनेंस इंचार्ज जो है उसको असाइन करेगा कि सो एंड सो टीम इस काम को पूरा करने वाली है। तो जैसे ही वो काम है जो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट को चेकिंग के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन अपडेट की जाएगी कि ये काम इतने इतने टाइम में या इतने रिसोर्सेज के साथ जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फाइनली उस वर्क ऑर्डर को कि ये काम कंप्लीट हो गया, अब इसको अब क्लोजिंग का उसका सिग्नल वो करेंगे कि रिपोर्ट देंगे कि ये काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मान लीजिए इसकी एग्जांपल लें डिपार्टमेंट वाइज। सिविल डिपार्टमेंट में मान सबसे पहले क्या होगा
अब इंस्पेक्शन के बाद सामने आया कि कहीं पे क्रैक्स पड़ी हुई हैं या कोई स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, ठीक, तो ये टास्क आइडेंटिफिकेशन होगी। ठीक, वर्क ऑर्डर क्रिएट किया गया उसका, तो सिविल उसके सोर्सेज चाहिए, वो मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से वर्क ऑर्डर को अप्रूव हो गया है। ठीक, तो फाइनली जो मेंटेनेंस टीम है उनको कि इसको प्लास्टर करना है, उसके बाद सीक्वेंस में सब काम वर्क ऑर्डर में लिखे होंगे, इसको प्लास्टर करना है, यहाँ पे वाइट वॉश करना है, या फिर जैसे वाटर प्रूफिंग करनी है कैसे भी, सो दैट वो जो क्रैक्स वगैरह आ रही हैं उनकी प्रॉब्लम, उस तरह के काम आइडेंटिफाई किए जाएंगे। ठीक, काम कंप्लीट होने के बाद फीडबैक और इंस्पेक्शन और फीडबैक होगा उसका, फिर वो ऑर्डर क्लोज माना जाएगा। इसी तरीके से अगर मैकेनिकल की एग्जांपल ली जाए तो इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के साथ काम आइडेंटिफाई होएगा। ठीक, और जो है काम, जैसे मान लीजिए लुब्रिकेशन चाहिए या फिर कोई पार्ट्स चेंज करने हैं, उस तरह का उसमें सारा डिस्क्राइब होएगा। उसके बाद वो रेलेवेंट टेक्नीशियंस की टीम को जॉब ऑर्डर असाइन होगा, और कंप्लीट होने के बाद उसका इंस्पेक्शन होने के बाद वो जॉब ऑर्डर जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब क्लोज कर दिया जाएगा। सिमिलरली अगर पावर इंटरप्शंस आ रही हैं, शॉर्ट सर्किट्स हो रहे हैं, तो वो जो जॉब ऑर्डर है, जो वर्क ऑर्डर है, वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इशू किया जाएगा। वैसे ही टास्क आइडेंटिफिकेशन के साथ वर्क ऑर्डर क्रिएट किया जाएगा, और अप्रूवल के बाद जो जिस टाइप के, अगर मान लीजिए मेंटेनेंस का है, मतलब मेंटेनेंस कैलिब्रेशन टाइप होगा, दो या तो मेंटेनेंस का होगा या कैलिब्रेशन का होगा, तो जो रिलेटेड टीम है उसको वो वर्क ऑर्डर हैंड ओवर किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, और कंप्लीट होने के बाद इंस्पेक्शन, फिर क्लोजर का प्रोसेस। या फिर जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए एग्जांपल ले लीजिए कि HVAC सिस्टम का आपने मेंटेनेंस करना है। ठीक, तो उसमें किस तरह के काम आइडेंटिफाई होंगे, उसके फिल्टर वगैरह चेक होने हैं, उसका जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो चेक होना है। ठीक, उसका जो कूलिंग टावर है उसको चेक करना है। तो इस तरह से हर सिस्टम के हिसाब से जो है वो काम आइडेंटिफाई होंगे। अब HVAC के एग्जांपल लिए है, तो अगर उसमें फाउंडेशंस यूज़ हुई हैं तो वो काम सिविल वालों को मिल जाएगा। अगर पंप्स का काम है, कूलिंग टावर का काम है, तो मैकेनिकल को मिलेगा। अगर मोटर्स का काम है, ठीक है, वायरिंग का काम है, तो इलेक्ट्रिकल वालों को असाइन होगा। ठीक, उस तरीके से उसके वर्क ऑर्डर जनरेट होंगे, और काम होने के बाद फिर उसकी रिपोर्टिंग और क्लोजिंग होगी।